हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की हमारी इस समय चल रही है। उसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने इस चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो और अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो करेंटली हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोज़ देख ली होंगी इस चैप्टर की, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप अगर स्टार्ट करते हैं तो उसकी वीडियोज़ को आप स्टार्टिंग से देखिएगा, वरना आगे के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होते, फिर आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एंड इस कंपाउंड में हम लोग मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और वो आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, और कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और कार्बन के अलावा भी कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, उसका नेचर भी पढ़ लिया था, कैसे कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद 2 टाइप के कार्बन कंपाउंड्स भी पढ़े थे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसमें कि बॉन्ड्स में डिफरेंस आता है। कहीं पे डबल बॉन्ड होता है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस बेसिस पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनते हैं। फिर हम लोगों ने इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा था। नॉमेनक्लेचर में भी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे नेम चेंज होता है, प्रीफिक्स या सफिक्स पे जो नेम होता है वो ऐड हो जाता है जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और नॉमेनक्लेचर की में आपको अगर नेमिंग में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है तो जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आप में उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रीड करना। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of the carbon compounds, since most of the fuels we use are either carbon or its compound, and we shall first study combustion. तो जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन की और उसके कंपाउंड्स की। तो आप लोगों ने जो फ्यूल्स देखे हैं, जैसे कि जो व्हीकल्स में फ्यूल्स पड़ते हैं, पेट्रोल, डीजल जो भी पड़ता है, उसके बाद आप जो घर में एलपीजीज का यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, और सीएनजी वगैरह होती हैं, वो सारे फ्यूल्स किसके बने होते हैं, या फिर कार्बन के या फिर उसके कंपाउंड्स उसमें ज़रूर पाए जाते हैं। और जो कार्बन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, कंबशन शो करता है। तो ये एक तरीके की जो रिएक्शन होती है जिसे हम लोग कहते हैं कंबशन रिएक्शन, जब कार्बन या उसके कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करते हैं, हीट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्बन जो होता है वो कैसे जलता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, उस यही बता रहे हैं। उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो उस तरीके का जो कंबशन रिएक्शन होता है उसको देखते हैं कि कैसे कार्बन की ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे फिजिबल होती है। कार्बन एंड इट्स ऑल एलोट्रोप्स फॉर्म बर्न्स in the oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। तो जो कार्बन होता है और उसके जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, आई होप आपको याद होगा कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, क्या होता है इसमें कार्बन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसमें कार्बन की, क्योंकि कार्बन के ही बने होते हैं, और इसमें कार्बन में कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें आपस में चेंज नहीं होती, क्योंकि जो मेन सब्सटेंस जिससे ये तीनों एलोट्रोप्स बने होते हैं वो क्या होता है, कार्बन होता है। चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, ठीक है, या फिर बर्कमिंस्टर फ्लोरेंस हो, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती हैं, बस फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एलोट्रोप्स में। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी कार्बन है या उसके एलोट्रोप्स हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, साथ में हीट और लाइट भी करते हैं रिलीज, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कार्बन कंपाउंड है वो क्या करते हैं, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, एंड दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट दीज इन द फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा, कुछ कार्बन कंपाउंड्स या फिर मोस्टली सारे, सारे नहीं बट मोस्ट जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को रिलीज़ करते हैं जब भी ये कंबशन रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन होती है कार्बन की या उसके कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ, वो कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हम लोग पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा था, रिडक्शन पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था कि कार्बन कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 का फॉर्मेशन करता है, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज करता है।
तो यहाँ पे जो 3 रिएक्शन दे रखी हुई हैं, यहाँ पे जो पहली वाली रिएक्शन है उसमें कार्बन आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में हीट और लाइट को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी सिंगल कार्बन है, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 O2 के एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 O2 के एटम है। तो ये एक तरीके की बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। और ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, साथ में हीट और लाइट तो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रखी हुई इसमें यहाँ पे जो कार्बन का कंपाउंड था, सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड मीथेन, वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। जैसे हमने पढ़ा था कार्बन के अलावा उसके सारे कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, वो क्या करता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 तो निकलती है गैस, साथ में वाटर का भी रिलीज होता है। वाटर का रिलीज इसलिए होता है क्योंकि जो मीथेन में H लगे हुए हैं 4H, वो भी तो कहीं जाएंगे ना, तो वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हीट और लाइट रिलीज होती है। यहाँ पे जो लास्ट कंपाउंड है उसका नेम आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या है, बट मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन के कंपाउंड्स, 2 कार्बन के एटम लगे हुए हैं और पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब हुआ ये एथ हो गया। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है OH। OH कौन होता है? एल्कोहल होता है, और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स क्या लगता है इसमें? OL लग जाता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एथ मतलब 2 कार्बन हो गए, एन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऑल लग जाएगा, इसका मतलब है कि अल्कोहल का ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो जब एथेनॉल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो CO2 गैस रिलीज करता है, साथ में वाटर रिलीज करता है और हीट और लाइट रिलीज होती है। तो इस तरीके की सारी कंबशन रिएक्शन कार्बन और उसके कंपाउंड शो करते हैं। आप और भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं किसी के भी साथ, आपको बस मेन प्रोडक्ट पता होने चाहिए। CO2 रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा, साथ में हीट और लाइट होगी। जो रिएक्शन सेकेंड और थर्ड है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, आप लोग ट्राई करिएगा कि ये बैलेंस हो जाए, तो आपकी बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी 4.3, इसमें बोला गया है टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नेप्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल वन बाय वन इन अ स्पैचुला एंड बर्न देम, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, place a matter plate above the flame and is there a deposition on the plate in case of any of the compounds। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको क्या लेने हैं, कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेने हैं जो आप लोग डेली लाइफ में देखते भी होंगे, जैसे नेफ्थलीन वॉल्स देखते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सर्दियों में यूज़ होते हैं कि अगर हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह को रखते हैं तो उनको नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं जिससे उसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए और कोई स्मेल ना आए। कैम्फर क्या होता है? कैम्फर कपूर होते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कोहल तो जानते हैं आप लोग क्या होता है। तो यहाँ पे तो ये कार्बन का कंपाउंड है अल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप इसको स्पैचुला में लीजिए। स्पैचुला एक तरीके का क्या होता है, स्पून लाइक यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट किसमें, केमिस्ट्री लैब में, जिसमें हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा कार्बन कंपाउंड लें, उसको आप फिर बर्न करके देखिए तो बता रहे हैं कौन से वाले कार्बन कंपाउंड में आपको फ्लेम नज़र आ रही है, क्या किसी में स्मोक निकल रहा है, तो इसको हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम लोग जरा रीड कर दें कि saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while the unsaturated carbon compounds will give you the yellow flame with lot of black smoke. This result in shooty deposit on the metal flame in activity 4.3. However, the limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon and give a sooty flame. अब सुनिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो आपको एक क्लीन फ्लेम दिखेगी, मतलब प्रॉपर फ्लेम नज़र आएगी उसमें, ठीक है आपको। लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आपको येलो फ्लेम दिखेगी। अब मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रो क्लीन फ्लेम का मतलब क्या है और येलो फ्लेम का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब वो सिलेंडर वगैरह गैस जो होती है, स्टोव होता है जो, ठीक है, उससे बाद जब आप उसको स्टोव को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं ब्लू कलर की फ्लेम होती है, तो वो एक तरीके की क्लीन फ्लेम होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर कभी आप सर्दियों में कोई कोयला जलाते हो या लकड़ी जलाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे एक येलो फ्लेम नज़र आती होगी, येलो और रेडिश
फ्लेम, तो वो येलो फ्लेम उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बोले जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जब उनको आप कंबशन का प्रोसेस में ले जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और अगर आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और येलो फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। अगर आप उस येलो फ्लेम के ऊपर कोई भी बर्तन को लगाएंगे तो आप देखेंगे वो नीचे से पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, ठीक है, वो स्मोक प्रोड्यूस होता है, ब्लैक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो डिपॉजिट भी हो जाता है। आप अगर वहाँ पे उस थोड़ी देर के लिए किसी भी आपने उसको यूज़ करा हुआ है, बर्तन को रखा हुआ है आग के ऊपर, तो आप नॉर्मली उसको देख सकते हैं ना, कैंडल की वैक्स को, उसके ऊपर आप अगर अपना फिंगर भी कर देंगे ना, बट करिएगा मत, तो क्या होता है, ब्लैक कलर का शूट जमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट बात बताई गई है कि अगर आप क्या करते हैं कि एयर की सप्लाई को कम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। देखिए, कंबशन भी दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट कंबशन और एक इनकम्प्लीट कंबशन। क्या, जब कंप्लीट कंबशन तब होता है जब कोई भी सब्सटेंस बचे ना, जैसे कुछ कार्बन का सब्सटेंस लिया आपने, कुछ कंपाउंड लिया, उसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो पूरा जल गया, उसमें बिल्कुल भी ऐश नहीं बचा, बहुत मामूली से, मतलब बहुत थोड़ा सा कुछ बच गया रेसिड्यू, ठीक है, जलने के बाद, तो एक तरीके का वो कंप्लीट कंबशन हो गया। बट इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जब वो बर्न हो रहा है तो वो बहुत सारा ब्लैक शूट को इकट्ठा मतलब छोड़ता है जब वो बर्न हो रहा होता है। तो आप देखिए ना कि उसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मल हिंदी में कहें तो वो बहुत सारी राख प्रोड्यूस करता है। तो आप देखते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं हम लोग शूटी डिपॉजिट, ठीक है, वही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं मिल रही होती है, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो पूरी तरीके से वो CO2 में कन्वर्ट ना होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो उसकी रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे देखी थी, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज़ अ इनलेट फॉर एयर सो दैट द सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज वन टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे उसी की बात बता रहे हैं। If you observe the bottoms of the cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and the fuel is getting wasted. अगर देखिए, अगर नॉर्मल गैस की सप्लाई हो रही है और प्रॉपर एयर भी मिल रही है, तो आपके जो बर्तन हैं या फिर जो भी कुकिंग वेसल्स हैं वो नीचे से बर्न नहीं होते, मतलब उन पर कोई भी ब्लैक शूट जमा नहीं होता है और वो नीचे से कैसे डार्क कलर के नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर उसको प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं मिल रही, इसका मतलब और प्रॉपर फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होता है, और तो आपके जो वेसल्स हैं वो भी नीचे से ब्लैक होने लगे, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है उस पाइप में जिससे एयर की सप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम and their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are the major pollutant in the environment। जैसे अगर प्योर फ्यूल तो प्रॉपरली नहीं मिलता है, बट जितने भी फ्यूल्स होते हैं, कोल होता है, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, उसमें थोड़ा अमाउंट का नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर जब कंबशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक तरीके के पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट मतलब जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं सब्सटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका कंबशन वाला टॉपिक। कंबशन वाला टॉपिक आपका अब ये कंप्लीट हो गया है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, कंबशन शो करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया गया है, वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ सब्सटेंस की फ्लेम होती है, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो उसमें फ्लेम नहीं नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको और फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वरना आज के लिए ये लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कंबशन वाला टॉपिक ये। और अगर कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन जो कार्बन की वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब भी यहीं पे वही होगा कि यहाँ पे हम लोग कार्बन के कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिच कर रहे हैं, ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन होगी, उसके बाद कुछ चीज़ ऐड हो रही होगी। एडिशन का मतलब होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है किसी जगह पे क्या कहते हैं ना हम लोग, कभी कोई स्कूल्स में टीचर एब्सेंट हो जाती है तो क्या कहते हैं, कोई सब्सटीट्यूट टीचर आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, मतलब एक चीज़ को हटा के दूसरी टीचर आ जाता है तो सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो एक को हटा के दूसरा आना वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाती है।
उसके बाद हम लोग कार्बन कंपाउंड जैसे इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, सोप का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट का फॉर्मेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपका ये चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और जितना भी पोर्शन कंप्लीट होता जा रहा है आप लोग उसे रिवाइज जरूर करिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनके भी सारे साइंस के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, सो वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।